नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी के इटावा जिले में यादव और दलित कथावाचकों के साथ शर्मनाक बदसलूकी का तूफान थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसे पीडीए यानी पिछड़ा दलित के सम्मान से जोड़कर बीजेपी पर हल्ला बोल कर दिया है। बीजेपी की खामोशी देखकर लगता है कि यह मामला ना तो पार्टी से उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। सोशल मीडिया से लेकर गली चौराहों तक जुबानी क्रांति हो रही है और अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो बहस है वो उत्तर प्रदेश में बहुत तेज नजर आने लगी है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल। सबसे पहले विजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इटावा में भागवत कथावाचकों के, चूंकि अब इस मामले को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, मैं इसे थोड़ी सी बड़ी पिक्चर के बड़ी तस्वीर के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं कि इटावा में भागवत कथावाचकों के साथ बदसलूकी होती है। उससे कुछ दिन पहले हमने देखा कि प्रयागराज में एक दलित युवक की हत्या, कौशाम्बी में पाल बनाम ब्राह्मण समाज के बीच में तनाव, आगरा में दलित युवक को घोड़े से उतारकर पीट दिया गया। एक के बाद एक घटनाएं। इन तमाम घटनाओं के मद्देनजर जो सियासी घमासान मचा हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, क्या यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में अब अगड़ा बनाम पिछड़ा की चुनावी लड़ाई हो चुकी है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में लड़ाई राजनीतिक समीकरणों की ही है। दरअसल राज्य की जो राजनीति है लंबे अरसे से इन्हीं तीन खेमों में देखी जाती है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के बीच में। एक दौर था जब पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं वो बसपा के साथ थे, पूरा पूरा चंक जो दलित समुदाय का है वो पूरे तरीके से बीएसपी के साथ था। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की राजनीति करती थी, कुछ अति पिछड़े उसके साथ भी थे, और कहीं कहीं सामान्य वर्ग भी जहां पे वो टिकट देते थे उनके साथ खड़ा होता था। सामान्य वर्ग की जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जिनको माना गया कि सामान्य वर्ग का वोट आधार इन्हीं के पास है, जो शुरुआत में कांग्रेस के साथ जैसे ब्राह्मण दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन उसका लंबे अरसे तक बना रहा। पिछड़े तब भी कांग्रेस के साथ नहीं थे। पिछड़ों में मतलब काफी संख्या जो मुख्य किसान जातियां हैं वो नहीं रही है। उस जमाने में चौधरी चरण सिंह ने अजगर बनाया था, अगर आपको याद हो, अहिर जाट गुजर, तो वो उस तरीके की चीजें हमेशा चलती रही। एक दरअसल हमारे लोकतंत्र में जो समाज का विरोधाभास है, जो समाज की कमियां हैं, वही राजनीति के टूल हैं, और यही टूल यूज करते हैं सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या अन्य तमाम जो पार्टियां हैं। 200 से ज्यादा पार्टियां उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो इन सब का टूल जो है वो समाज का विरोधाभास, समाज की बुराइयां ही हैं, और वो कहते हैं कि हम दूर करेंगे, लेकिन ये दूर नहीं हो रहा, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो रहा है। जो घटना इटावा में हुई उससे अगर आप देखें, उसके पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 दर्जन घटनाएं पिछले 4-5 महीने में या साल भर में रिपोर्टेड हैं, जहां दलित समाज की बारात जा रही है, उसके साथ बदतमीजियां की गई, जाने नहीं दिया गया, कहीं घोड़े से उतार दिया गया। ये चाहे बुंदेलखंड हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट हुई। जहां पे आपराधिक घटनाएं हुई, वो कोई भी दो कम्युनिटी हो सकती है, दो कास्ट हो सकती है, उसमें कोई जरूरी नहीं कि जातीय वैमनस्य का भाव हो। कई बार आपराधिक चरित्र या घटनाएं भी उसकी जिम्मेदार होती हैं, तो उसको मैं बहुत ज्यादा इससे नहीं देखता। लेकिन अगर आप बारात रोक रहे हैं, अगर आप कहीं कोई आयोजन कोई वर्क कर रहा है, आप इस बिना पे रोक रहे हैं कि ये आप इस फला जाति के हैं, आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, वो जातीय वैमनस्य की घटनाएं हैं। और ये सारा जो इकोसिस्टम हमारे सोसाइटी का है, इसमें अब दिक्कत क्या है? देखिए, अगर हम कहें कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, इनको सामान्य मान लिया जाए विथ आरक्षण, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर पिछड़े वर्गों को भी सामान्य मान लिया जाए विथ आरक्षण, मतलब आरक्षण को उनको लाभ देते हुए, दूसरे लाभ देते हुए, इस तरह का जो नैरेटिव है या जो डिफिनेशन है, उसको भी खत्म करने का वक्त आ चुका है। अन्यथा राजनीतिक दल इसका पूरा लाभ उठाते रहेंगे और हमारे समाज में जो बंटवारा है उसको वो बनाए रखेंगे। बनाए रखने में ही राजनीतिक दलों की भलाई है। जो घटना इटावा में हुई वो घटना बहुत ही गंदी थी, घटिया थी। ब्राह्मण समाज कहना ही अपने आप में एक तरीके से इस शब्द को गाली देना है। मतलब ब्राह्मण शब्द जो है ब्रह्म को जानने वाला, खुद अंबेडकर जी ने अपनी एक किताब में लिखा है, मुझे लगता है कि अछूत कौन उनकी किताब का जो हिंदी में नाम है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये पुराने जमाने में जो वैदिक काल था उसमें क्लास था, बाद में ये कास्ट में कन्वर्ट हो गया, जो बहुत दुखद है, और कास्ट के आधार पे भेदभाव बहुत ज्यादा किया गया। क्लास तो आज भी है, सरकारी नौकरियों में
4 क्लास हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। लेकिन और सबसे बड़ी बात, बसपा सरकार में सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारी के तौर पे देखें तो काफी संख्या में ब्राह्मणों की नियुक्ति हो गई। पान की दुकान, चाय की दुकान और दूसरे तरीके के जो पेशे हैं वहां पे जिनको ब्राह्मण कहते हैं उनकी मौजूदगी है। लेकिन उन्हीं के कम्युनिटी के लोग, मानने वाले लोग कहते हैं कि आप कथा नहीं कर सकते, आप चोटी काट सकते हैं। इतनी इतनी ज्यादा गंदी हरकत, मतलब इस पे तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है होनी ही चाहिए। लेकिन ये जो भेदभाव है ये कहीं ना कहीं एक टूल है पॉलिटिकल सिस्टम का। पॉलिटिकल सिस्टम इसे बनाए भी रखना चाहता है और एंजॉय भी करना चाहता है। राहुल जी, मैं ये बात इस आलोक में मेरा ये माफ़ी चाहता हूँ राहुल जी, मैं ये इस आलोक में ये सवाल था कि पिछले साल नवंबर महीने में यूपी के उपचुनाव खत्म हुए। उपचुनाव खत्म ही हुए होंगे, नतीजे आए ही होंगे कि संभल में जामा मस्जिद के एक सर्वेक्षण की खबर आई और उसके बाद वहां पर तनाव शुरू हो गया। नवंबर का आखिर था वो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में होली थी, होली के दिन ईद थी। याद कीजिए कि उस वक्त तक जब हम लोग बातचीत किया करते थे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम तनाव की बात हो रही थी कि लगता है उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम तनाव की एक जमीन बिछ गई है। उसके बाद अचानक माहौल बदला। आज हालत यह है कि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले जितने षड्यंत्र करेंगे मैं उतना पीडीएवादी और होता जाऊंगा। एक मिनट मैं ये बयान सुनवाता हूं अपने दर्शकों को अखिलेश यादव का, उसके बाद मैं अपने सवाल पर आऊंगा। सुनिए ये पीडीएवादी अखिलेश यादव अपने आप को कैसे अंडरलाइन कर रहे हैं। ये हम कभी समाजवादी लोग जातिवादी नहीं हो सकते, लेकिन हम पीडीएवादी हैं थोड़े, और भारतीय जनता पार्टी जितना कहेगी हम उतना पीडीएवादी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जितना प्लांट करेगी हमारे खिलाफ हम उतने ही पीडीएवादी हैं, बस याद रखें वो लोग। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितना हमारे खिलाफ प्लांट करेगी यानी षड्यंत्र करेगी हम उतने ही पीडीएवादी होते जाएंगे। तो उस माहौल के बाद ये माहौल, इस आलोक में मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि एक जिसे कहते हैं कि सियासी हवा बदली है और अब अखिलेश यादव को एक मनमाफिक माहौल मिल रहा है अपने पीडीए की धार और तेज करने का? नीरज जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इटावा के घटनाक्रम को अगर हम लोग बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें हमें लग रहा है कि ना केवल इसको, मैं तो इससे और इसके असर को ज्यादा देख पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर ही रहा है। अभी जो आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में आप देखिए, बिहार में इटावा में घटनाक्रम इटावा में हो रहा हो, उत्तर प्रदेश में इससे इतनी राजनीतिक हलचल मची हुई है, लेकिन उसके प्रभाव बिहार के चुनाव में दिख रहे हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव में इसके प्रभाव मध्य प्रदेश तक जाते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि इटावा का प्रकरण भारतीय राजनीति में अपने आप में ही काफी कुछ बदल देने वाला घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, जो संभल का प्रकरण था, संभल प्रकरण के बाद एक तरह से ध्रुवीकरण की स्थिति को बहुत मजबूत बनाया जा रहा था। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वो लगातार उसको लेकर जिस तरह से घटनाएं घट रही थी, और संभल के बाद नीरज जी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कुंभ का आयोजन हुआ था, और उस कुंभ के आयोजन में हिंदुत्व के छतरी को काफी मजबूत बनाने का प्रयास हुआ था। संभल के प्रकरण में देखिए हुआ कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, और वहां पे भी कहीं न कहीं हिंदुत्व के छतरी को एक आधार देने का प्रयास हुआ कि लोग जातियों के भेदभाव बीच के टूट के लोग हिंदुत्व के रूप में देखें। वो चीज हम लोगों ने फिर कुंभ के आयोजन में देखा। हालांकि कुंभ का आयोजन जो है कि कुछ दूसरे मामलों से भी चर्चा में रहा, लेकिन उस समय भी ये चीजें हो रही थी कि भाई कुंभ में भी कोई जाति पाति नहीं है, वो पूरा का पूरा जो है कि करोड़ों की संख्या में हिंदू पहुंचे, वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इटावा के इस प्रकरण ने फिर से एक उस चीज को हवा दे दी कि भाई अभी भी समाज में समानता की स्थितियां नहीं है, और ये चीजें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा नीरज जी, कन्नौज में जिस तरह से अखिलेश यादव पूजा करने के लिए गए थे और उसके बाद कन्नौज के उस मंदिर को धुला गया था, तो लोकसभा चुनाव में भी उसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इसलिए जो आप अखिलेश यादव का बयान सुना रहे हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं होंगी वो और ज्यादा पीडीएवादी होंगे, तो दलित उत्पीड़न की घटना तो घट ही रही है। यहाँ पे सोचिए कि कथावाचक के रूप में दलित भी हैं, यादव भी हैं, यानी वो समुदाय जिसको कि एक तरह से बड़े आरोप लगते हैं कि उसने आरक्षण का एक बड़े हिस्सा को जो है कि ओबीसी समूह के जो है कि आरक्षण के हिस्से को जो है कि हड़प लिया, ये आरोप भी बीजेपी के खेमे की तरफ से लगते हुए होते हैं। लेकिन सोचिए कि उनके साथ भी जो है कि व्यवहार जो है वो सुधर वाली स्थिति की, वो एक जो नैरेटिव बना है यहाँ से, उसने कहीं न कहीं पीडीए के पूरे राजनीति को के लिए जो है कि उसके जमीन तैयार कर दी है।
तो इसलिए इस बात से मैं सहमत हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थितियों में काफी बदलाव किया था, और उन बदलाव वाले स्थितियों को कहीं कहीं संभल से या कुंभ के तमाम आयोजनों के माध्यम से उसको और उसमें जो है कि उसकी जड़ें गहरी करने का प्रयास था हिंदुत्व के छतरी को लेके। लेकिन इस समय की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में फिर से अब वही चीजें बन रही है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, क्या वो सरकार जो है वो अगड़ों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हीं के बारे में विचार विमर्श करती है? क्योंकि देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर हम लोग देखें तो ब्राह्मण समूह से जो है कि विधानसभा चुनाव में 52 विधायक चुनकर आते हैं, लेकिन उसमें 45, 46, 47 कुछ विधायक ऐसे होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से चुन के आते हैं। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि कुछ जगह पे विपक्ष ने जहां पे अपने ब्राह्मण उम्मीदवार दिए थे, वहां पे तो वो ब्राह्मण वोटों को अपने तरफ लाने में सफल रहे, लेकिन सीएसडीएस के आंकड़ों में भी दिखता है कि न केवल ब्राह्मण समूह बल्कि जो है कि अन्य जो सवर्ण वर्ग है वो एक तरह से मजबूती के साथ कहीं कहीं जुड़े हुए रहे। राजपूत समूह को अगर छोड़ दें, ठाकुर समूह को, उसमें कुछ नाराजगी की स्थिति रही, लेकिन वो भी वोट के रूप में विपक्ष के पास ज्यादा नहीं आया। तो ये एक ऐसा समीकरण दिख रहा है कि अगले और पिछले की स्थिति जो है वो खाई कहीं बढ़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए अब जो ये सुझाव देने की बात हो रही है कि क्या आरक्षण के साथ सबों को सामान्य बना दिया जाए, सामान्य वर्ग में ला दिया जाए, हमें लग रहा है कि यह मामला जो है कि किसी को सबों को सामान्य वर्ग में भी लाके क्या इन खाइयों को दूर किया जा सकता है? जब तक अगर कथा वाचन जैसे चीजों के लिए भी अगर सर्वग्राह्यता, सभी जातियों को बोलने का, कहने का वो अधिकार जब तक समाज प्रदान नहीं करता और उस प्रकार के सशक्तिकरण के प्रयास नहीं होते हैं और ये भेदभाव की स्थितियां बनी हुई होती हैं, तो फिर हमें लग रहा है कि तब तक इन स्थितियों को संभालना बड़ी मुश्किल सी स्थिति है। तो पीडीए के लिए कहीं कहीं मैं देख पा रहा हूं कि उसकी स्थिति 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो माहौल बने थे उसी माहौल की तरफ उत्तर प्रदेश में जाता हुआ दिख रहा है, और ये माहौल का प्रभाव बहुत ज्यादा है कि ये बगल के दूसरे राज्यों को भी प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इंपैक्ट हम लोग जब नेशनल स्तर पर करेंगे वहां पर भी देखेगा, उत्तर प्रदेश को तो अभी प्रभावित कर ही रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी समस्या है उनके साथ कि वो इसका रिस्पांस किस रूप में करें। क्योंकि देखिए वो 2014 के चुनाव को देखें, 17 को देखें, 19 को देखें या 22 तक, 19 तक तो बहुत अच्छे से दिखता है कि उन्होंने हिंदुत्व के मामले को लेकर भी और छोटे छोटे समूहों को जोड़ने के रणनीति को लेकर भी, वो दोनों चीजों को उन्होंने बहुत शानदार कॉम्बिनेशन बनाया था। लेकिन अभी वो दोनों ही कॉम्बिनेशन यानी हिंदुत्व का छत्र भी बिखर रहा है और वो छोटे छोटे समूहों को जो अपने में एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे थे वो प्रयास भी टूट रहा है। तो उनके पास चुनौती दो तरफा है, दोनों स्तर पर चुनौती बनी हुई है। नहीं वो आपके और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है नीरज जी कि एक जमाने में जब भाजपा मोदी शाह की भाजपा जब सत्ता में आई तो जितने भी आरक्षित सीटें थी उनमें भाजपा का प्रदर्शन चमत्कृत कर देने वाला प्रदर्शन था, और ऐसा लग रहा था कि भाजपा ने एक हिंदुत्व का ग्रैंड नैरेटिव बना लिया है जिसमें SC ST OBC सब समाहित हैं, और अब ये जो फॉर्मूला बन गया है इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन अंततः फिर भाजपा पर वही ब्राह्मण बनिया पार्टी का टैग लगाने में कामयाब नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग है, अखिलेश यादव को मिल रही जन्मदिन की बधाइयां। जो होड़ मची हुई है अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने की, ये भी सियासत में सफलता की एक इको ही मैं समझता हूँ। हालांकि इस पर कभी अलग से टिप्पणी लेंगे कि अखिलेश यादव की सियासत कितनी सफल है। सर विजय सर, मैं आपके पास में आता हूँ। सवाल केवल OBC पिछड़े का होता, एक जमाने में अखिलेश यादव पर यादववादी पार्टी होने का टैग लगाकर भाजपा ने अन्य गैर यादव OBCs को अपने पक्ष में कर लिया, यूपी में दलितों को अपने पक्ष में कर लिया और एक प्रचंड बहुमत पाया। लेकिन अभी तो मामला बिल्कुल बदला हुआ है सर। प्रयागराज में चंद्रशेखर भी अगर पहुंच रहे हैं, कैटलिस्ट का काम वो समाजवादी पार्टी की पीडीए राजनीति के लिए कर रहे हैं कि दलित पर अगर अत्याचार हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ के शासन में हो रहा है। चंद्रशेखर का एक्टिव होना भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को फायदा देकर जा रहा है। कौशाम्बी के प्रकरण में अखिलेश यादव लीड ले रहे हैं, दलित के मामले में चंद्रशेखर आजाद उसको फॉलो करते नजर आ रहे हैं। यानी जो पॉलिटिकल पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, काशी राम, जिनके कोर में दलित इशू है, उनसे भी एक कदम आगे दलित राजनीति अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हो या आजाद समाज पार्टी काशीराम की राजनीति हो, चंद्रशेखर की राजनीति हो, ये सारी राजनीतियां मिलाकर अखिलेश यादव को ही परोक्ष तौर पर सपोर्ट करती नजर आ रही हैं क्या उत्तर प्रदेश में? उनके पीडीए को ही मजबूत करती नजर आ रही हैं क्या? निश्चित तौर पे इसका कारण इसका ये है कि उत्तर प्रदेश में जो वोटों का
बंटवारा है, दो हिस्सों में है। एक हिस्सा एनडीए के पास है, यानी बीजेपी प्लस के पास, दूसरा समाजवादी प्लस के पास है। तीसरी ताकत बसपा है, बसपा के पास 10% से नीचे वोट है और उनके पास केवल एक विधानसभा सीट है, लोकसभा में 0 सीट है। ये बात जनमानस अच्छे से जानता है। जब जनमानस किसी चीज को समझता है, अगर वो किसी पार्टी को पसंद भी करता है तो वोट देने में हिचकता है, क्योंकि उसे लगता है कि हमारा वोट बेकार हो जाएगा। लिहाजा वो उसको वोट करना चाहता है जो जिसको वो हराना चाहता है, उससे बिल्कुल नेक टू नेक हो और जीतने की संभावना जिसकी हो। तो इसलिए अखिलेश के फेवर में एक ध्रुवीकरण लोकसभा चुनाव के समय में जो दिखाई दिया था, जो ज्यादा मजबूत हुआ, 22 में भी था वो ध्रुवीकरण, वो 24 में और ज्यादा मजबूत हुआ और आज के दिन वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल समाज में कई तरीके के बदलाव होते रहते हैं, खासतौर पे पॉलिटिकल इक्वेशन को लेकर। अब चूंकि बसपा एकदम साइलेंट है, वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और न ठीक से बोल पा रही है, ना उनके कोई ऐसे सम्मेलन और ना उनकी पब्लिक से रूबरू कांटेक्ट उनका है, जिसकी वजह से सिर्फ अखिलेश ही अवेलेबल है अपोजिशन के तौर पे। कांग्रेस में भी आप देख लीजिए उस तरीके की हलचल नहीं है। बातें वो भले वो भी अपने संगठन में 60% मिनिमम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चीजें उस तरीके से उनके फेवर में कहीं से दिखती नहीं है। तो लिहाजा ले देके बीजेपी का मुकाबला करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने 24 में दिखाया कि वो 37 सीटें अकेले जीत सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 62 सीटों में 37 का आता है और 17 सीटों में कांग्रेस का सिर्फ 6 सीटें आता है, यानी स्ट्राइक रेट के मामले में अपनी सहयोगी पार्टी से बहुत बेहतर रहे, बीजेपी से तो बहुत ज्यादा बेहतर रहे। बीजेपी 75 सीटें लड़कर 33 जीतती है और अखिलेश यादव 62 सीटें लड़कर 37 जीत जाते हैं। तो अब अखिलेश समझ गए इस बात को कि इस पूरे कम्युनिटी को जो एंटी बीजेपी है और साथ में जो मौजूदा सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, उसमें बहुत बड़ी तादाद दलित समाज की है, बहुत बड़ी तादाद पिछड़े समाज की है। और इटावा की घटना ने जिस तरह से कैटलिस्ट का काम किया, जैसा राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूपी नहीं, यूपी से बाहर भी इसका काफी इम्पैक्ट है। बिहार के कुछ गांवों में बोर्ड लगा दिए गए हैं कि ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है। तो इस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो अखिलेश के फेवर में ही सारा दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर रावण हो या फिर मायावती जी हो, इनकी सक्रियता बिल्कुल ना के बराबर। चंद्रशेखर जी की तो सक्रियता, मायावती की सक्रियता ना के बराबर है, जिसका और ज्यादा असर अखिलेश के फेवर में जा रहा है। अभी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के हिसाब से निश्चित तौर पे अखिलेश बहुत ताकतवर नजर आ रहे हैं और सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। कम से कम बीजेपी के अभी प्रदेश अध्यक्ष ये तय नहीं कर पा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका तय नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कुछ सम्मेलन जरूर इनके संगठन मंत्री ने किए, लेकिन वो पार्टी के लोगों के बीच का ही संगठन था। पब्लिक में कैसे कम्युनिकेट करना है दलित समाज के लोगों का, उन्होंने तमाम कुछ सम्मेलन किए हैं। लेकिन जो यूपी की राजनीतिक धारा है, वो धारा सिर्फ 2 हिस्सों में ही है और इन 2 हिस्सों में जो जमावड़ा होता हुआ नजर आ रहा है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। इसकी कई वजहें हैं, कई वजहें सरकार है, कई वजहें जो पार्टी के नेता हैं भाजपा के, उनकी सक्रियता या कम सक्रियता, खासतौर पे भाजपा के दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं की निष्क्रियता कहें या उनकी सक्रियता कम होना कहें, उसका भी इम्पैक्ट है। पब्लिक के बीच में कि अखिलेश यादव इसी में हाथा नहीं भाता ये कहकर पूर्वांचल में ब्राह्मण सियासत भी कर ले रहे हैं। माता प्रसाद पांडे की गाड़ी पर हमला भी हो जा रहा है, वो ब्राह्मण का एक मुद्दा बन जा रहा है और साथ में पीडीए ही हमको भाता, ये दोनों बात अखिलेश यादव कर ले जा रहे हैं बड़ी कन्वेंटली, बहुत आसानी से। तो क्या इसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व इस बात के लिए दोषी नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी की है, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी दलित है, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री क्षत्रिय और नेता विरोधी दल ब्राह्मण। तो ये अच्छा एंगल आपने दिया। तो आप समझ सकते हैं अखिलेश यादव की चतुराई, आप समझिए 12% 1931 की जो सेंसस है उसके हिसाब से करीब 12% ब्राह्मण, 3-4% ब्राह्मण अगर तोड़कर अखिलेश अपने साथ खड़ा करने में सफल हो जाते हैं तो उनकी कामयाबी और स्ट्राइक रेट के बारे में कल्पना करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन लोगों में बेचैनी है और बेचैनी की वजह कई है। बेचैनी की वजह आर्थिक है। देखिए, एक आर्थिक प्रगति भी हो रही है लोगों की,
तो जब लोग संसाधन से युक्त होते हैं, जो जीवन के सामान्य संघर्ष होते हैं कि भाई रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, अगर वो हल होने लगते हैं तो दूसरे मुद्दे अपने आप भारी हो जाते हैं। जैसे इटावा का मामला, ये गांव की घटना है। एक गांव में एक ऐसे तिवारी परिवार और उनके सहयोगियों ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, ये बहुत ही इसका व्यापक असर है। और वजह ये है कि अब क्या है कि अगर हम ब्राह्मण को सामान्य मनुष्य मान लें, हालांकि बहुत से ब्राह्मण अपने को सामान्य मनुष्य से ऊपर मानते हैं, तो मैं अगर इनको सामान्य मनुष्य मानूं तो हर आदमी आजकल उन्हीं संसाधनों, उन्हीं लोगों के बराबर संसाधन से युक्त है जो अपने को असामान्य मनुष्य मानते हैं, यानी जो अपने को ब्राह्मण समाज कहते हैं। तो अब आप अगर किसी गांव में जाएं, आप देखिए ब्राह्मण टोला जहां है उससे ज्यादा समृद्ध आपको पिछड़े वर्ग का और दलित वर्ग का समाज दिखाई देगा। वजह यह है कि आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। और जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, और हमारी जो जैसे अभी डेटा आया है कि जीएसटी 2021-22 के मुकाबले दुगनी हो गई है जीएसटी कलेक्शन, यानी कि समाज प्रगति कर रहा है। और 2-3 सालों में ही अगर वो दुगनी जीएसटी दे रहा है तो इसका मतलब जो आर्थिक विकास की रफ्तार है वो तेज है। और इसका असर लोगों की सोच पर, समझ पर, सामाजिक चीजों को अपनाने में, नई तरीके की चीजों को अपनाने में कई इसके आयाम हो जाते हैं और वो सारे प्रभाव पड़ रहे हैं। एक्चुअली पूरा सॉफ्टवेयर नए तरीके से डिजाइन हो गया है। अब सोसाइटी इस नए सॉफ्टवेयर के साथ अपने को किसी से कमतर कोई मानने को तैयार नहीं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, अति दलित हो। वो भी ये मानता है, उसके यूथ और उसके समाज ये मानता है कि हमारे अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है। हमें, अच्छा, अंबेडकर जी अपनी किताब में लिखते हैं कि भाई जैविक रूप से या डीएनए की संरचना के हिसाब से मान लिया जाए तो सभी एक ही हैं, बस ये है कि वो भेदभाव है और एक उसमें श्रेणीकरण कर दिया गया समय काल परिस्थितियों के कारण। तो जब कोई अंतर नहीं है, न सोच में कोई अंतर है, न काम करने में कोई अंतर है, और ये बात भी साफ है, तमाम उदाहरण भी आ गए हैं, तमाम लोगों ने बोल भी दिया है कि भाई कथा करना किसी ब्राह्मण की ही कॉपीराइट नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। आप धार्मिक हो ना हो, ये भी हिंदू समाज में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। एक लड़ाई बीजेपी ने लड़ी हिंदू बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की, उसमें बीजेपी चैंपियन नजर आ रही थी। लेकिन अब विद इन द बहुसंख्यक जो नई लड़ाई शुरू हुई है वो एड्रेस करने में उसे बड़ी दिक्कत आ रही, क्योंकि ये नया सॉफ्टवेयर है, इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो अभी उसके कीपैड तक पहुंच नहीं पाए। चलिए सर, इस बात को दुष्यंत कुमार की एक मशहूर पंक्ति है नीरज जी की, मेरी प्रगति या अगति का यह मापदंड बदलो तुम, जुए का पत्ते से मैं अभी अनिश्चित हूँ। मतलब उत्तर प्रदेश का वोटर भले प्रगति या अगति जो उसकी हो रही हो, लेकिन उसका वोटिंग पैटर्न जो है वो इतना अनिश्चित है कि कम से कम बीजेपी तो फिलहाल उसको डिफाइन करती नजर नहीं आ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से। राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव की इस पीडीए राजनीति को आप अगले चरण में कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को कृष्णवंशी बताया है, कहा बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। तो अखिलेश यादव धार्मिक भी हो जा रहे हैं, अखिलेश यादव के पीडीए में ए से अगड़ा भी हो जाता है, कभी ए से अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी ए से औरत हो जाता है। इतनी आसानी से सारी सियासतों को समाहित कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव की इस राजनीति का एक्सटेंशन आप कहाँ देख पा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आपको अन्य जो ये छोटे दल हैं, ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी हार्दिक बधाई दी है अखिलेश यादव को, हाल फिलहाल में उनके लिए अखिलेश यादव के बीच में इतना प्रेम मैंने नहीं देखा था जितना प्रेम आज जन्मदिन की बधाई में दिख रहा है। तो क्या अखिलेश यादव अपने इस पीडीए परिवार में कुछ आपको ऐड ऑन करते और नजर आ रहे हैं? कुछ नई तरह की सियासत, कुछ नए लोग? नहीं अमित जी, बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव की सियासत को अगर हम लोग कोरोना काल के बाद से देखें, 2021 के बाद से जिस तरह से वो एक्टिव हुए, आपको याद होगा अमित जी के एक जमाने में वो उपचुनाव चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेते थे, वो नहीं जाते थे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो वो वहां से लेकर सुपर एक्टिव होते हैं। सोचिए, वो अंबेडकर के मुद्दों को उठाते हैं। और आज स्थिति यह है कि वो जो तेजस्वी के स्लोगन को देखिए कि A to Z, यानी सबको एक तरह से लेने का प्रयास है। यही कारण है कि ए का मतलब कभी जो है कि वो अल्पसंख्यक होता है, कभी जो है कि वो अगड़ा भी हो जाता है, कभी वो उसका मतलब जो है कि वो औरत भी हो जाती है, वो महिलाएं। तो एक तरह से कहीं के राजनीतिक दलों का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि आप विभिन्न समूहों का समूहीकरण कितना कर पाते हैं। जितना ही अलग अलग समूहों को आप समूहीकृत करके अपने पास जोड़ पाते हैं, वही चीज आपको जो है कि सर्वश्रेष्ठ बनाती है। अब आप
उत्तर प्रदेश की जो स्थिति अभी के समय हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, मैं विजय जी के इस बात से सहमत हूं कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, अगर इस समय की आबो हवा को हम लोग देखें वर्तमान समय में, वो उससे भी मजबूत स्थिति में अभी समाजवादी पार्टी नजर आ रही है आज के समय में। तो इस स्थिति में अब सोचिए कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने में सफल हुए लोकसभा चुनाव में, और आज अगर हवा उनके पक्ष में और ज्यादा मजबूत है, तो वही कारण है कि आपको तमाम लोग जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे के लिए बड़ी चुनाव ये स्थिति बनी हुई रही और उन्होंने अगर माहौल को बदला नहीं, तो जो छोटे छोटे कई सारे दल हैं वो खुद प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन किस तरह से हो सकता है भविष्य में, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में समय है अभी। तो देखना पड़ेगा कि ये स्थितियों को अखिलेश यादव किस तरह से आगे ले जाते हैं, क्योंकि इनके जो आपने कहा है कि बढ़ता हुआ कहां तक जाएगा, तो सोच के देखिए कि इसमें बहुत सावधानी के साथ वो जो बड़ी ओबीसी की जाति है, छोटी ओबीसी की जातियां हैं, दलितों में भी पहले तमाम आलोचकों ने कहा कि वो तो केवल पासी समूह तक जो है कि सीमित है, वो जो है कि जाटव समूह में वो सनमारी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उस जगह पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे कहीं न कहीं आज के समय में आपके इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति करने वाले जो दूसरे जितने भी धड़े के लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी तो उस रेस में ही नहीं है, आजाद समाज पार्टी काफी सुपर एक्टिव है, लेकिन वो भी उस रेस में पीछे दिखाई दे रहे हैं। वो उस प्रकार की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से अखिलेश यादव उसमें बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ वो बहुत सावधानी के साथ उन्होंने जो है कि वो अगले वर्ग के लोगों को भी जो है कि वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात से भी मैं सहमत हूं कि वो कुछ परसेंट वोटों में भी अगर उसमें संगवारी करते हैं, जिसके होने की बड़ी प्रबल संभावना अभी की स्थिति में दिखाई दे रही है, तो वो एक अलग सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। बीजेपी अपने संगठन और वहां पे हम लोगों ने तो ये चीज देखा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत गहन मंथन किया, और उस गहन मंथन के दरमियान में किस तरह से बीजेपी के भीतर में हम लोगों ने एक तनाव को देखा, गुटबंदी को देखा। तो बीजेपी अपने गुटबंदी से और तमाम प्रकार के चीजों से 8 साल 2017 से वो सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, तो वो कई तरह की चीजें हैं जिससे बीजेपी सामना कर रही है और लोगों में एक असंतोष की स्थिति भी है। देखिए, मैं जीएसटी कलेक्शन के डबल होने को मैं आर्थिक का पैमाना नहीं मानता। वो तो देखिए, जब संगठित क्षेत्र आपका मजबूत होता है और असंगठित क्षेत्र अगर आपका कमजोर होता चला जा रहा है, तो असंगठित क्षेत्र कमजोर होगा तो आपके जीएसटी के कलेक्शन के आंकड़े बढ़ेंगे। लेकिन एक ऐसा माहौल है यहाँ पे जिसमें कि हमें लग रहा है कि पीडीए का स्लोगन, उसके नारे और उसके स्वर जनता को प्रभावित कर रहा है। एक समय था कि विपक्ष अगर कुछ बोलता था तो वो मैसेज जनता नहीं लेती थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अमित शाह हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हो, वो जो संदेश देते थे जनता उसको सीधे ग्रहण करती थी। आज स्थिति यह है कि अगर विपक्ष में अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं तो जनता उनको बहुत ध्यान से सुन रही है उनको। यह परिस्थितियों का एक बड़ा सा बदलाव उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, आप कंक्लूड करिए। उससे पहले चूंकि मैं एक बात कहना चाहता था, मैं भूल गया। विजय सर की एक टिप्पणी से एक चीज मुझे याद आई। उन्होंने अम्बेडकर को कोट करते हुए जब कहा कि अम्बेडकर ने लिखा कि सब लोग तो एक ही थे, बाद में इस तरह के विभेद पैदा हुए। तो विजय सर, एक नया आंकड़ा पब्लिश हुआ है, मशहूर जो साइंस जर्नल है, साइंस नाम से ही जर्नल है, दुनिया का मशहूर जर्नल है, उसमें एक नया आंकड़ा ये कहता है कि आज से 9 लाख साल पहले दुनिया में सिर्फ 1280 जो आज के इंसान हैं वो सिर्फ 1280 बचे थे उस जमाने में, और उन्हीं 1280 से ये पूरी दुनिया बनी है, जिसमें आप तमाम सेक्ट, तमाम रिलीजन और तमाम एथनिसिटी देख रहे हैं। वो 1280 लोग बचे थे जो 1.5 लाख साल पहले तक सिर्फ 1280 आसपास में थे, और इसी से पूरी दुनिया बनी। ये एक नया शोध प्रकाशित हुआ है। नहीं तो सही है। अब जबरदस्ती के सारे ये जो विभाजन है जबरदस्ती के हैं। होता क्या है, जब कहीं आप इसको समाज को छोड़ दीजिए, हम माफियाओं को देख लें, सोसाइटी में जो बाहुबली होता है, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, हत्या कर सकता है, उसका एक इकोसिस्टम बन जाता है, दबदबा उसका लंबे समय तक उस क्षेत्र में बना रहता है। प्राचीन काल होता है, ये उसके संप्रदाय बन जाते हैं कि भाई ये तो फला के साथ रहने वाले लोग हैं। और कई बहुत से तो राजा ऐसे हुए जो सैनिक थे, वो राजा बन गए और बाद में उन्होंने अपनी मेंटेन कर ली, वंशावली उनकी चलने लगी। बहुत से लुटेरे थे, वो राजा बन गए, बाद में उनकी भी परंपराएं चल पड़ी।
तो सोसाइटी बढ़ती ऐसी ही है। इसका तो बहुत विस्तार से लोगों ने अध्ययन किया है। और जो ये जैसे वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज के सारे गोत्र वही हैं जो राजपूतों के हैं या ब्राह्मणों के हैं। लेकिन अगर आप किसी ब्राह्मण या राजपूत से कहिए वाल्मीकि समाज में आप शादी कर पाएंगे, तो वो मना कर देते हैं। लेकिन गोत्र उनके और उनके एक ही जैसे हैं। इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं। और जो परिस्थितियां आज के दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की हैं, और ये बंटवारे की ही राजनीति, एक्चुअली डेमोक्रेसी में डिवीजन अगर नहीं है तो डेमोक्रेसी ही नहीं है। ये मल्टीपल डिवीजन करते हैं। जितने ज्यादा राजनीतिक दल होंगे उतने ज्यादा डिवाइड करेंगे। और ये भले ही दूसरों पे आरोप लगाएं कि बांटो और राज करो, इस पार्टी का मुख्य मकसद है अंग्रेजों की तरीके से, लेकिन असल में हर राजनीतिक दल समाज को बांटकर अपना हिस्सा बड़ा करना चाहता है। और यही लड़ाई है। अब देखिए जो परिस्थितियां हैं, एक तो बीजेपी क्यों थोड़ा मुश्किल में नजर आ रही है, एक तो सरकार उनके पास है, दूसरा जो योजनाएं उनकी हैं वो योजनाओं का लाभ लोग कह रहे हैं कि अब हमें तो मिलता ही रहेगा। क्योंकि 2014 में जब मोदी जी ने लागू किया था तो एक नया पंथा लोगों को लगा, अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि सीधे हमको सुविधाएं मिल जाए या हमारा मकान इतने पैसे में बन सकता है। तो लोगों को वो नया पंथा, जब उजाला योजना पहुंची, उज्ज्वला योजना, तो उससे लोगों को लगा अच्छा सीधे मुफ्त में गैस सिलेंडर भी मिल सकता है। लेकिन अब वो नई योजना क्या होगी? अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो मुफ्त अनाज की योजना है, अब वो भी लगातार 29 तक मिलेगी। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सरकार तो अब ये चीजें देगी ही देगी। अब सरकार भी वो कह रही है कि 95 करोड़ लोगों को हम सोशल वेलफेयर से सीधे जोड़े हुए हैं। वो आंकड़े हैं जहां नगद पैसे दिए जा रहे हैं। जहां नगद पैसे नहीं है वो आंकड़े इससे बाहर हैं, शायद उससे ज्यादा होंगे। तो ये इस परिस्थितियों में जनता का मनोविज्ञान काफी बदल गया है, राजनीतिक दलों का भी मनोविज्ञान काफी बदल गया है। और जो अखिलेश जी ने पीडीए का अपना कॉन्सेप्ट लेके वो आगे आए, उन्होंने कोई बहुत नया काम नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे मोदी जी की जो फार्मूला था कि सारी जातियों को इकट्ठा करो, सबको टिकट दो, सबको अपने साथ जोड़ो, और उनका काम हो गया था। तो अखिलेश जी ने उसी को कॉपी किया है। आपको याद हो 2019 के बाद उन्होंने कहा था कि भाई हम बीजेपी से हमने सबक सीखा है, अब हम भी सबको जोड़ेंगे। बाद में 22 के चुनाव के पहले बहुत बड़ी तादाद में बसपा के करीब 22 पूर्व एमएलए उनके पास गए, और शायद 10-12 तो बच गए, जो जिनको जाना था उनको किन्हीं वजहों से उन्होंने पार्टी में लिया नहीं था। तो फार्मूला वही है, जितनी तादाद में लोकसभा चुनाव। आप इसमें एक और बात देखिए, जो बेस वोट है बसपा का लोकसभा में, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ा है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो। रिप्रेजेंटेशन बढ़ा कहां से? रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है अति पिछड़े अति दलितों में। 5 ही एमएलए इनके यादव हैं, 5 ही एमएलए इनके मुस्लिम हैं। तो जो बेस वोट है वो तैयार है कि भाई हमें भागीदारी में, सत्ता की भागीदारी या जनप्रतिनिधित्व में हमारी भागीदारी आप कम रखिए, आप बीजेपी को हराइए। तो ये जो नया जो पैटर्न आया कि नहीं ठीक है, हम बेस वोट बने रहेंगे, हम वोट देंगे आपको, आप किसी को भी टिकट देंगे, तो इससे जो है अखिलेश जी को बहुत सहूलियत मिल गई है। लेकिन अगर ये माहौल ऐसे ही रहा तो बहुत फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर इसमें बदलाव हुआ कि यादव और मुसलमान की संख्या बढ़ेगी, तब अति पिछड़े अति दलितों का रिएक्शन क्या होगा उस परिस्थिति में, वो अभी भी डिकोड करना थोड़ा एक चैलेंज रहेगा। इटावा के एक गांव दादरपुर में हुई है ये घटना, जब भागवत कथावाचकों के ऊपर बदसलूकी, जिसको लेके हम पिछले एक हफ्ते भर से लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में अमीश मुझे याद आता है कि 1974 में गुजरात के एक हॉस्टल से शुरू हुआ था एक आंदोलन। वो उस आंदोलन ने जेपी की संपूर्ण क्रांति की जमीन तैयार की, और वो देश में आपातकाल, इमरजेंसी की वजह बना, जिसे हम आजाद भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना के तौर पर देखते हैं। तो राजनीति में बहुत छोटी छोटी से शुरू हुई घटनाएं बड़े राजनीतिक परिवर्तनों की वजह बन जाती हैं। लेकिन ये इटावा कांड आगे क्या राजनीतिक शक्ल अख्तियार करता है, क्या राजनीतिक माहौल बनाता है, यूपी तक की नजर उस पर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राहुल लाल जी, विजय उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।